नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आज प्रॉपर्टी गुरु का एक स्पेशल एपिसोड है। एक 9 सेकंड का वीडियो जो पिछले दिनों पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी उसे बहुत देखा गया। और ये वीडियो आया था नोएडा से, जहां पर 2 इमारतों को गिराया गया। ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 सेकंड लगे और ये इमारतें ज़मींदोज़ हो गई। इन्हें ट्विन टावर कहा जाता है, नोएडा के ट्विन टावर्स। और इन्हें बनाने वाली कंपनी थी सुपरटेक। लंबी कानूनी लड़ाई चली। 2004 से ये बात शुरू होती है और 2022 में आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर निपटा और आदेश दिया गया कि इन ट्विन टावर्स को गिरा दिया जाए, ज़मींदोज़ कर दिया जाए। गिरा भी दिए गए। और जैसा मैंने कहा कि पूरे देश में, इनफैक्ट देश के बाहर भी, ये 9-10 सेकंड का वीडियो क्लिप ऐसा वायरल हुआ कि हर कोई इसकी बात कर रहा था। और ये 9-10 सेकंड डिफाइन कर देते हैं इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की बहुत सारी चीज़ों को। और 10 सेकंड में जो डेब्रीज नीचे आई वो अपने आप में बहुत सारे सवालों का मलबा छोड़ गई। तो आज उन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे, थोड़ा झांकने की कोशिश करेंगे कि रेरा के करीब 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एक ऐसा कानून जो ये प्रॉमिस लेकर आया था कि देश के रियल एस्टेट की तस्वीर को बदलेगा, उसमें एक साफ सुथरापन लेकर आएगा, एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा, वो लेकर आया भी। लेकिन ये मामला उससे पहले का है, लेकिन है तो हमारे देश का, इसलिए इसमें बात करना ज़रूरी है। तो आज बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आर.के. अरोड़ा साहब, जो कि चेयरमैन है सुपरटेक के, जिनकी ये बिल्डिंग थी। राजन बंदेलकर साहब, जो कि प्रेसिडेंट है नेरेडको की, एक ऐसी बॉडी जो देश के तमाम बिल्डर्स को रिप्रेजेंट करती है। गौतम चटर्जी साहब, जो कि देश के जाने माने रेरा, महारेरा, जिसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत शानदार काम किया है, उसके फाउंडिंग चेयरमैन। और साथ में अनुज पुरी साहब, चेयरमैन एनारॉक। और आप पिछले कई सालों से इन्हें देख रहे हैं रियल एस्टेट पर। बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी समझ। और आज इन सभी मेहमानों से हम बातचीत करने जा रहे हैं। अरोड़ा साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग सुपरटेक ने बनाई थी। हमने देखा कि 2004 से आपका यह प्रोजेक्ट शुरू होता है। ओवर द टाइम करीब 2-3 बार इसके प्लान्स जो हैं रिवाइज होते हैं, आपको परमिशंस मिलती हैं, आप अकॉर्डिंग टू परमिशंस इसे बनाते जाते हैं। लेकिन अंततः ये मामला कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से होता होता ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। और फाइनली वहां से आदेश आता है कि इन 2 टावर्स को, जो कि आपके एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और आइकॉनिक थे, कुतुब मीनार से ऊंचे कहे जा रहे थे, उन्हें गिरा दिया जाए। कहां चूक हो गई, कहां गलती हो गई, कहां प्रॉब्लम हो गई? देखिए विपिन जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 2005 में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो नोएडा अथॉरिटी द्वारा अलॉट किया गया था। और इसके अंदर करीब 17 टावर की प्लानिंग करी इन द बिगनिंग। 15 टावर हम लोगों ने 2009 में बनाकर कंप्लीट करके और लोगों को हैंडओवर कर दी, कंप्लीशन ले लिया, लोगों के रजिस्ट्री उनको हैंडओवर कर दी, लोग रहने लगे। जो 2 टावर थे जिसको हम ट्विन टावर कहते हैं, तो ट्विन टावर 2009 में स्टार्ट किए थे। मतलब अप्रूवल वाज द इन द बिगिनिंग ओनली, लेकिन स्टार्टिंग जो की थी 2009 में करी थी। और 2009 में के बाद हमने इसको मैप को रिवाइज भी किया। तो रिवाइज करने के साथ साथ उसमें हमने परचेजेबल एफएआर, जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की पॉलिसी थी कि अगर कोई डेवलपर कोई एडिशनल एफएआर बनाना चाहता है तो ही हैज टू डिपॉजिट द मनी, पैसा वो डिपॉजिट करेगा और उसके हिसाब से वो अकॉर्डिंगली उतना एरिया बना सकता है। तो ये सब हमने एज पर द पॉलिसी किया, एज पर द अप्रूव्ड प्लान किया। बट अनफॉर्चुनेटली जो आरडब्ल्यू थी वहां की, जो 15 टावर की थी, जो फेज 1 की लोग थे, वो हमारे खिलाफ कोर्ट में ये चले गए कि जो अप्रूवल हुई है वो विदाउट देयर कंसेंट हुई है, जबकि ऐसी कंसेंट की कोई पॉलिसी नोएडा अथॉरिटी में लागू नहीं थी। कंसेंट की पॉलिसी 2014 में लागू हुई। तो उस ग्राउंड को लेकर माननीय हाई कोर्ट ने ये तोड़ने का आदेश दिया और उसको लेकर फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में नोएडा अथॉरिटी भी गई साथ साथ, ये कहते हुए कि जो अप्रूवल्स हुई हैं वो एज पर द बायलॉज हुई हैं, उसके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली वहां भी वो नहीं हो पाया और वो जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, उसी को अपहेल्ड कर दिया गया। तो इस वजह से बिल्डिंग को गिराने का काम हुआ। अब मैं थोड़ा सा और आगे बताना चाहूंगा इसके अंदर कि लगभग इस गिराने के लिए जो हमको डायरेक्शंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी
कि इसको सेफ डिमोलिशन होना चाहिए, आसपास के जो बिल्डिंग्स हैं उनको कोई जी जी, खतरा नहीं होना तो चाहिए। अरोड़ा साहब उस पर आते हैं। वो कहानी तो क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है, आपने खुद इसमें अपने पैसे लगाए और बहुत सेफ डिमोलिशन भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं गई, सब कुछ अपनी जगह पे हो गया। लेकिन जो मुख्य चीज है, गौतम चटर्जी साहब हमारे साथ है। गौतम जी, जब सब कुछ ये कह रहे हैं कि अप्रूवल के हिसाब से हुआ, इनको अप्रूवल मिलते चले गए, इनको एफआईआर मिलता चला गया, नोएडा अथॉरिटी से इनको पेपर पे वो मिला, उसके बाद फिर आरडब्ल्यूए सामने, एक कानून आया अपार्टमेंट सेक्स का 2014 में, तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम कहां हुई? क्या इनके जो अप्रूवल थे वो गलत थे, या फिर जो नया कानून आया वो क्रॉस ओवर कर गया? क्या नैतिक आधार पे अगर आपने कोई शुरू में प्लान बनाया है तो उसको बिना कंसेंट के आपको यूं भी चेंज नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई नया कानून हो चाहे ना हो? किसे आप मानेंगे कल्प्रिट? कहां पर वो प्रॉब्लम हुई कि इस बिल्डिंग को गिराना पड़ गया? विपिन जी, मैं तो मानता हूं कि आपने जो 3-4 कारणे अभी बताए वो सारे कारणीभूत हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरोड़ा जी अभी भी रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि गलती कहाँ हुई। अगर आज भी वो जो चीज वो वहां पर हाई कोर्ट में भी अपनी बाजू रखे, वो सुप्रीम कोर्ट में भी रखे, लेकिन इसके बावजूद भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इन सारों चीजों पर जो है फिर अपना निर्णय दिया। उसके बाद तो मैं समझता हूँ अरोड़ा जी को ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, उस गलती का सुधार हम कर सकते थे। और अगर उनको हम पहले से ही अगर उसको जहन में रखते तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पॉलिसीज और रेगुलेशंस चेंज होते गए। अब उसमें जो है उन पॉलिसीज और रेगुलेशन चेंज हुए, उसमें एफएसआई बढ़ा 1.5 से 2 से 2.75। इसके अलावा फिर जो बिल्डिंग रेगुलेशंस थे उसमें भी बदल 2006-10। इन सब चेंजेस जो है ये तो एक सही मानिए तो ये सही बात, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए पॉलिसी में और रेगुलेशन में। और मान लीजिए अगर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इसके कारण आपको एफएसआई बढ़ाना है, या दूसरी सब चीजों को जो वहां पर डिस्टेंस, बिल्डिंग ब्लॉक, इन सब चीजों को अगर मान लीजिए उसमें समावेश करके एफएसआई यूटिलाइज करने के लिए अगर कोई कंसेशन देना है, तो उसमें मैं समझता हूं कि ये जो ट्रांजिशन होगा नए पुराने पॉलिसी से नए पॉलिसी में आने के लिए, उस ट्रांजिशन में एक कंटिन्यूटी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। और उसके साथ साथ उसमें कोई डिस्क्रिशन का स्कोप नहीं होना चाहिए। उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाले जो ऑफिशियल्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनके पास कोई भी डिस्क्रिशन ना हो। क्योंकि इसमें देखा गया है सुपर टेक केस में कि सारे लोगों ने ये कहा कि हमने तो इस तरह से इंटरप्रेट किया, जिसको इवन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरप्रिटेशन करना, ये आपका इंटरप्रिटेशन गलत था। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहली बात है कि चेंजेस इन दी पॉलिसी होते गए, जिसमें कि एफएसआई बढ़ता गया। और इन सारे चेंजेस में लोग जो वहां पर ऑलरेडी आ चुके थे, जिनका बिल्डिंग बन चुका था, जिनको पहले बताया गया था कि आपके बिल्डिंग के सामने ये ओपन स्पेस रहेगा, या जो भी कुछ एमिनिटीज फैसिलिटीज होंगे, आपका अलग एक्सेस होगा, जो भी चीज बताया गया था, उसमें अक्सर बदल करते गए ये। और इन्होंने जो है कायदे में इन्होंने देखा कि यूपी एक्ट में ऐसा नियम नहीं है कि हमको लोगों से बात करने की आवश्यकता है, तो कंज्यूमर सेंट्रिसिटी ये भूल ही गए। जी जी, शायद यही एक चीज रह गई। नियम कायदे कानून अपनी जगह पर रहे, और जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने वो वाली बात पकड़ी, और उसके बाद इत्तेफाक से कि आपके पास एक अपार्टमेंट्स एक्ट भी आ गया। राजन साहब, आपकी दृष्टि से, अब मैं पढ़ रहा था कि जो नोएडा अथॉरिटी के प्रमुख हैं इस समय, उन्होंने कहा कि हम अपने नियमों में बदलाव करेंगे, हम 26 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, और ये अब आगे से नियम ऐसे बना दिए जाएंगे कि इस तरह से एफआईआर ट्रांसफर ना हो। तमाम बातें, हर बार वो इस तरह की लीपापोती होती है। लेकिन क्या आप भी मानेंगे, अभी गौतम साहब ने बहुत अच्छी उस पर एक रोशनी डाली कि नियम कायदे कानूनों में भी एक लयबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कभी आया एक कभी आया, क्योंकि रियल एस्टेट में कोई एक दिन 2 दिन का तो काम होता नहीं है, कम से कम 5 साल 7 साल कोई प्रोजेक्ट चलता है। तो कंसिस्टेंसी उसमें मिस हुई। और दूसरा वो मौलिक प्रश्न तो है ही कि वो ठीक है नियम अपनी जगह, लेकिन क्या हम थोड़ा कंज्यूमर सेंट्रिक जाते तो ज्यादा बेहतर होता। आज हम जो डेवलपर है, डेवलपर क्या होता है कि हम मकान बेच देते हैं, और बेचने के बाद, हालांकि बेशक ये गलत है और मैं बोलना काफी डेवलपर को नहीं अच्छा लगेगा कि हम कंज्यूमर को भूल जाते हैं। हालांकि जैसे कहा जाता है कि कस्टमर इज किंग, अगर हमने कंज्यूमर को कंज्यूमर के जैसे ही ट्रीट किया कि भाई जैसे बोलते कि हर क्लाइंट को अपन ट्रीट करते, वैसे ट्रीट किया, तो ये नौबत 100% नहीं आती। जैसे कि अब अरोड़ा जी ने भी बताया और गौतम चटर्जी सर ने भी बताया कि जब कोर्ट में गए उसी वक्त अगर ये कंज्यूमर से बात किए होते और कंज्यूमर को कन्विंस किए होते कि भाई ये चीज है, तो शायद
मामला इतने हद तक नहीं जाता, क्योंकि ये मेरे हिसाब से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ, इस पे हम कोई भी वाक्या करें वो गलत है, बट मैं ये मानता हूँ और काफी लोग मानते हैं कि इट्स अ नेशनल वेस्ट, क्योंकि बिल्डिंग बन गई। और वैसे सेकेंड चीज जिसमें, जैसे आपने बोला क्या सीख मिलती है, आपने एक सवाल पहले पूछा था कि सीख क्या है, तो इसमें दो सीख मेरे हिसाब से मिलती है। एक तो डेवलपर को ये सीख लेनी चाहिए कि मुझे अप्रूवल मिला तो उसने उसको परखना चाहिए कि भाई ये मेरा अप्रूवल सही है ना, कि मेरा अप्रूवल कहीं पे भी, कहते हैं कि जैसे 19-20 होता है, तो जिसकी किस्मत अच्छी है वो 10-20 में भी निकल जाते हैं, और किसकी किस्मत बुरी है तो 15-20 में भी बेचारा अटक जाता है। वो बोलता है ना कि देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन कप एंड लिप। पहली बात तो डेवलपर ने ये देखना चाहिए, खुद को टटोलना चाहिए कि भाई ये मेरा अप्रूवल सही है। दूसरी बात, मेजर कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर आज भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये तो इनकी बिल्डिंग को सारी अप्रूवल थी, और ये अगर आपने देखा होगा तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी नोएडा अथॉरिटी भी साथ में थी कि हमने अप्रूवल दिया हुआ है। हालांकि अब वो नोएडा अथॉरिटी कहती है कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन जब अप्रूवल, एक दफे नहीं काफी दफे अप्रूवल दिया हुआ, तो मैं चाहता हूं कि बायर्स भी ऐसे मकानों को न खरीदे कि जहां पर उनको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या इलीगल है। अवैध कितनी निर्माण होते हैं कि जिसमें लोग खरीदते हैं। ये जो गिरती हुई बिल्डिंग है, ट्विन टावर है, ये दरअसल हमारे पूरे रियल एस्टेट की इमेज को भी प्रेजेंट करती है, देश के अंदर देश के बाहर, कंज्यूमर का विश्वास और तमाम तरह की चीजें। अनुज साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ भी होता है तो अक्सर डेवलपर को ही गाली पड़ती है कि वही खराब हैं, वही गलत हैं, वही गलत काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, अब अगर हम मुंबई की बात करें, राजन साहब यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, आप भी यहाँ पे, गौतम सर ने देखा है पूरा यहाँ का मार्केट, तो यहाँ पर एक अप्रूवल कॉस्ट नाम की चीज होती है कि भाई मैं तो, कोई अगर अपना रेट बताता है पर स्क्वायर फीट बिल्डर की मैं 3,500 में बेच रहा हूं, तो कहता है 500 रुपए इसमें मेरी अप्रूवल कॉस्ट है, यानी कि वो पैसा जो उसको अपने अप्रूवल्स के लिए देना पड़ता है, वो चाहे अंडर द टेबल हो या जो भी हो। तो आप क्या ये मानेंगे कि आज भी बिल्डर्स के लिए भी कई जगह वो जो करप्शन है, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट भी करता है इस पूरे फैसले में, हालांकि वो बोलता है एक नेक्सस के तौर पे बोलता है बिल्डर और अथॉरिटी के, लेकिन वो करप्शन है जो मजबूर करता है इस तरह की प्रैक्टिसेस के लिए, वो अभी भी नहीं निकला है। रेरा ने आके बिल्डर्स की प्रैक्टिस को करेक्ट किया है, लेकिन जो अथॉरिटीज है, जो अप्रूवल जहां से दे रही हैं, जो सरकारी टेबलें हैं, वहां पे हाल आज भी खराब है। सो विपिन, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पे आने के लिए, बहुत बढ़िया लगता है आपका शो। दूसरा, मैं गौतम चैटर्जी को जरूर धन्यवाद दूंगा, बिकॉज जो रेरा ने काम किया है, एंड नॉट नेसेसरली फॉर द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बट आई जेन्युइनली वांट टू सैल्यूट हिम, जो उन्होंने काम किया है रेरा के अंदर, और जिस हिसाब से कस्टमर की सेंट्रिसिटी लेके आए हैं वापस, बहुत ही बढ़िया काम किया, और बहुत वापस विपिन मैं बोलूंगा कॉन्फिडेंस लेके आए हैं ये रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। एंड आई होप जैसे महारेरा के अंदर इन्होंने लीड किया, वैसे ही बाकी स्टेट्स कंटिन्यू टू रिमेन वेरी प्रोग्रेसिव। एंड ये नहीं मैं बोल रहा कि ये कोई एंटी डेवलपर है और प्रो कस्टमर फ्रेंडली है। आप गौतम चैटर्जी साहब से पूछें तो ही इज बीन इक्वली कंफर्टिंग फॉर द डेवलपर्स एज वेल। जहां पे ठीक है बात ठीक है, डेवलपर्स के हक में अगर ठीक है, तो इन्होंने डेवलपर्स के हक में ही भी बहुत ज्यादा फैसले दिए हैं। आपका जो क्वेश्चन है विपिन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई इसमें क्या है, इज इट सिर्फ डेवलपर्स को ही क्रूसीफाई किया जाए या बाकी स्टेक होल्डर्स भी हैं इसके अंदर इन्वॉल्व? सो मेरे हिसाब से 5 स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर जो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। डेवलपर तो है ही है, एंड ऑल ऑफ अस हैव एग्रीड दैट, बट इज ही द ओनली वन? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक जैसे आपने विपिन बोला कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर भी आया हुआ है, प्लस नोएडा अथॉरिटी भी एक्शन ले रही है, तो ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व, उसके अंदर ऑफिशियल्स के ऊपर भी होना चाहिए, ये पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। फाइनेंसेस जो हैं, फाइनेंसेस ने कैसे दिया इसके अंदर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अप्रूवल, बिकॉज जो होम बायर है विपिन, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है कि अगर बैंक्स ने इनको फाइनेंस कर दिया, होम लोन मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी द कॉन्फिडेंस बिकम्स बिग। द लास्ट इज दैट द बायर एज वेल, आई थिंक राजन ने बोला कि बायर हैज टू बी आल्सो इक्वली अवेयर, द लीगल फ्रेटर्निटी who did the due diligence, जिन्होंने ड्यू डिलिजेंस करी, क्योंकि हर बायर अपने अपने लॉयर को लेके आता है, ड्यू डिलिजेंस करवाता है, पूरा टाइटल चेक करवाता है। तो ये गलत बात होगी कि सिर्फ डेवलपर को ही हम बोलें कि भाई यही सिर्फ खराब है। मेरे हिसाब से सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर, चाहे वो बायर है, चाहे बायर का जो रिप्रेजेंटेटिव था, लीगल काउंसिल, चाहे फाइनेंसर्स हैं, और चाहे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं,
ये सारे ही इसके अंदर एज स्टेक होल्डर्स ब्लेम के लिए आते हैं। एंड जब अगर इसको करेक्ट करेंगे हम आगे जाके, तो ये सारों को ही एड्रेस करना पड़ेगा। सिर्फ एक कम्युनिटी को बोलना कि आपसे हम एड्रेस करवाएंगे ये सारी चीजें, तो आई डोंट थिंक सो ये बार बार रिपीट होएगा अगर सिर्फ एक ही स्टेक होल्डर को आप पकड़ के बोलेंगे कि आप ये ठीक करिए। जी, तो राजेंद्र सर, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जो एसोसिएशन से आपके जैसे नेरेटको जैसे, कि वो एक इकोसिस्टम को बनाने में आगे बढ़े। देखिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज अपनी तरीके से काम करती हैं, रेरा आ चुका है, लेकिन किसी स्टेट में अलग पोजीशन है उसकी, किसी स्टेट में अलग पोजीशन है, लेकिन आपका जो जिस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप उसमें एक यूनानिमिटी लेकर आ सकते हैं या उसमें एक इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो? मैं गौतम चटर्जी सर का भी शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में, महारेरा में उन्होंने कंसिलिएशन फोरम बनाया। तो कंसिलिएशन फोरम बनाने से क्या होता है कि कंज्यूमर और डेवलपर के बीच में जो गैप था, मैं हकीकत में बताता हूं कि डेवलपर में हम क्या चूकते, हम आज जो बायर है, बायर को जो इंपॉर्टेंस देना चाहिए या उसको जो कंफर्ट देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं। हालांकि उसमें थोड़े बहुत जो ब्रोकर ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रोकर ऑर्गेनाइजेशन भी है आज। पहले जमाने पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, स्पेशली डेवलपर को, अपन कमिटमेंट कम करें, ताकि क्या करो, उतना ही कमिट करो जितना अपन ऑनर कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि फ्लैट बेचने के लिए हमारे को पता है कि जो भी काफी एजेंसीज आती है वो बोलते हैं कि ये कमिट करो, वो कमिट करो, तो हम लोग उसके बहकाव में आके कमिट कर जाते हैं और जब एक्चुअल डिलीवर करना है वो नहीं होता है। सेकेंड थिंग जो अनुज सर ने बोला कि आज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जब वो कंस्ट्रक्शन फंडिंग भी कर रही है और होम लोन फंडिंग कर रही है, तभी भी देखती है। जी जी बिल्कुल। तो 100% हर आदमी ने देखने के बाद, और ये जो ट्विन टावर हुआ, ये सच्ची में एक हकीकत में मैं एज रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ से सोचूंगा बैड लक है, लेकिन इससे हम लोगों को काफी कुछ सीखने लेसन टू लर्न है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब चूंकि समय मेरे पास कम है, क्विकली मैं आखिरी सवाल के लिए गौतम सर के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अरोड़ा साहब, जब ये सब कुछ घट गया, अब वो हमको सब पता है, आपने बहुत जिम्मेदारी से बात के काम किए हैं, वो डेब्रीज भी शायद हट रही हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब आप अपने वापस से टेबल पे बैठे होंगे और आपके जो भी कंपनी में बाकी साथी हैं, आपके थिंक टैंक है, क्या लेसन आपने लिया यहाँ से, क्या लेसन टू लर्न है जो जिसकी बात बांदिलकर साहब कर रहे हैं? देखिए विपिन जी, ऐसा है, हम लोग करीब 40 साल से बिजनेस में काम कर रहे हैं, और जैसे चटर्जी साहब ने भी बोला है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट रहा होगा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि 40 साल में करीब 70,000 डिलीवरी हम लोगों ने होम बायर को दी है। सारे प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेते हैं, अप्रूवल लेने के बाद कंस्ट्रक्शन होती है, कंप्लीशन लेते हैं, लोगों को घर देते हैं। तो वी आर द रूल अबाइडिंग कंपनी, जो रूल्स के मुताबिक होता है वो काम करते हैं। एक्चुअली हम लोग का सिर्फ जो अभी बता रहे हैं कि कंसेंट वाला मुद्दा, डेफिनेटली ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसकी वजह से ये ऑर्डर हुआ है। हमें इसके ऊपर बिल्कुल डीपली अध्ययन करना पड़ेगा कि दोबारा से ऐसी मिस्टेक ना हो जी। और जो अपार्टमेंट एक्ट है या रेरा एक्ट के मुताबिक जो हमारे जो कंप्लायंसेस हैं, हम या हमारी इंडस्ट्री उसको एक तरह से ट्रांसपेरेंट वे में अगर हम अपने होम बायर के साथ शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह की रिपीट नहीं होगी। बिल्कुल, आपका ये जवाब बहुत सारे लोगों को वो विश्वास दोबारा जगाएगा। और सही कहा आपने, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टिन टावर आपकी पहचान बन के रह गए, आपने पास में बहुत सारे डिलीवरीज दी हैं, कई बढ़िया प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, और अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि हम इस चीज को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो कंज्यूमर के साथ रिलेशन है उस पर पूरा फोकस करें। गौतम सर, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। एक बार और कहना चाहूंगा कि जो हमारा इस जजमेंट की वजह से या इस डिमोलिशन की वजह से लगभग 20,000 अपार्टमेंट के ऊपर और हम काम कर रहे हैं, लगभग 70 to 80% तैयार हो चुके हैं। तो इसकी वजह से हमारे किसी दूसरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, चलिए, और अच्छी बात है कि आपका इसका इंपैक्ट उन चीजों पर नहीं आएगा। गौतम सर, एट लास्ट यहां से वे फॉरवर्ड क्या होगा ताकि इस तरह की कोई घटना कभी दोबारा देखने को ना मिले? सबसे पहली बात, ऐसा होना चाहिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा हमारे काम में। जैसा कि इसे सुपरटेक में देखा गया कि लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि कौन सा प्लान आपने रिवाइज किया है, और वो जो है डेवलपर से ना मिल रहा था और ना ही नोएडा से मिल रहा था। इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी, जो कि बहुत हद तक रेरा में ऑनलाइन डिस्क्लोजर के तहत जो है लोगों में पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस ट्रांसपेरेंसी को और आगे ले जाकर, जो एक एग्जांपल यहां पर अनुज जी ने बताया कि जहां पर कि अप्रूवल्स के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है,
वो अप्रूवल भी कहाँ अटक गया है, वो इंफॉर्मेशन भी अगर पब्लिक डोमेन में लोग शेयर करें तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है ये सेक्टर को और क्लीन कर सकता है। दूसरी बात है अकाउंटेबिलिटी सारे स्टेक होल्डर्स का, और सारे स्टेक होल्डर्स का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कंज्यूमर के लिए तो सर्टेनली है, वो सिर्फ ये मान के ना चले कि मेरा आंख मूंद के वहां पर खरीद लूं। मैं समझता हूं सारी इंफॉर्मेशन, सारे पैरामीटर्स पर जो एक प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उन सब चीजों को नजर में रखे ही जो है वो अपना इन्फॉर्म चॉइस करें। और उसी तरह से बाकी स्टेक होल्डर्स जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपर तो सही, सबसे पहली बात डेवलपर की तो ये होगी कि उनका माइंडसेट बदलना पड़ेगा। होम ओनर को, होम बायर को वो होम ओनर समझे और अपना इक्विटी पार्टनर माने। बहुत बढ़िया बात कि होम बायर को वो होम ओनर समझे और अपना इक्विटी पार्टनर माने। एक एक यूनिट जो बिक रही है उसमें समझे कि मेरे साझेदार है। बहुत अच्छी बात की गौतम सर आपने, इससे बेहतरीन लाइन नहीं हो सकती शो को समाप्त करने के लिए। तो आई होप एक बढ़िया बातचीत यहाँ आई है कंज्यूमर के लिए, और अवेयरनेस रेरा है आपके लिए, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस से बड़ा कुछ भी नहीं। अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, तमाम एक्सपर्ट्स की बातें सुनिए और ठोक बजा के चीजों को लीजिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और डेवलपर्स के लिए भी यही बात कि और ट्रांसपेरेंसी, नियम अपनी जगह है, लेकिन आप जितना अच्छा कनेक्ट बनाएंगे कंज्यूमर के साथ, वो नियमों से ऊपर काम करेगा। वो आएगा आपके पास कि हाँ ये हैं जिनसे मुझे घर लेना है, या जो मेरे सपनों का घर मुझे देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत अच्छी चर्चा रही, एंड आई होप कि यहां से एक वे फॉरवर्ड पॉजिटिव वे में हम आगे देखेंगे, ना कि उन ट्विन टावर्स को याद करेंगे कि जो भी कहा गया उनके लिए जो भी गए, लेकिन यहां से वे फॉरवर्ड एक पॉजिटिव होगा। एंड आई होप कि बहुत बढ़िया घर ये इंडस्ट्री लोगों को देगी, और हम भी देखेंगे कि सबको एक सबका सपना, सबका घर जो है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, नमस्कार।